नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 16। इससे पहले हम लोग पार्ट 15 तक देख चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। कुल मिलाकर के यह प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। तो कब दिया था ये आदेश? 1994 में, 2004 में, 1984 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पहला 1994 में। ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा, ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण एवं अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा था। ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। यह सब देख करके 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। तो समझ गए कब? 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा चौथा। शांत घाटी जो है, शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल, ध्यान दीजिएगा, यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है। विविधता का प्रमुख स्थल है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त है। तो शांत घाटी केरल राज्य में है। ये प्रश्न आ सकता है आपका। नेक्स्ट है कि दाचिगम इसको कहते हैं, दाचिगम या डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या सिक्किम में। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है जम्मू और कश्मीर में है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के, ध्यान दीजिएगा, श्रीनगर में स्थित है। दाचिगम
जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी, मेधा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न बार बार आता है, बार बार प्रश्न ये आएगा चिपको आंदोलन। तो इसके जो प्रेरणता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये 1973 में वृक्ष काटने के विरुद्ध में था। इसमें औरतें जाके वृक्ष से लिपट जाती थी, तो वृक्ष काटने के विरोध में, वृक्ष काटने के विरोध में, और ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू किया गया 1973 में, ध्यान दीजिएगा। और यह आंदोलन जो है, यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। वन संरक्षण के समर्थन में था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, तो ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। इसको क्यों लागू किया गया था, तो टाइगर की संख्या को बढ़ाने एवं उसे संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत जो इसका शुरुआत हो गया था, शुरुआत किया गया था, वह किया गया था। शुरुआत कहाँ से किया गया था, कौन पार्क से, तो शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड। तो मित्रों आप समझ गए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 1973 में, और कहाँ से शुरू किया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज नगरी नाम है जैसलमेर का, जयपुर का, बाड़मेर का या जोधपुर का। तो सूरज नगरी जो है नाम है जोधपुर का। सही उत्तर जो है आपका 4 होगा। राजस्थान के जोधपुर जिले, ये राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर जिले को सूरज नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पड़ता है ये जोधपुर। जोधपुर ध्यान दीजिएगा, देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। जोधपुर देश का नहीं ध्यान सॉरी जोधपुर राजस्थान का, जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राजपूत शासक राव जोधा ने किया था। राव जोधा ने किया था। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो 1459 में,
और किसने किया? तो राजपूत शासक राव योद्धा ने किया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। बाल श्रम कहीं भी सामान्य बात नहीं है, ये गलत है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। दहेज प्रथा सामान्य बात नहीं, यह कुरीति है, ये भी गलत है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये सही है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ये गलत बात है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वह हुआ तीसरा। बाल श्रम क्या होता है कि बाल श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाया जाए, जैसे होटल में काम नहीं करवाया जाए, कहीं मजदूरी नहीं करवाया जाए, इसलिए बाल श्रम कानून आया है, जो कि एक सामाजिक बुराइयां हैं। इस समय में बच्चे को पढ़ना चाहिए, इसके बजाय लोग क्या करते हैं कि खेतों में काम कराते हैं, कारखाना में काम कराते हैं, होटल में काम कराते हैं, तो इसको बाल श्रम कहते हैं और यह एक बुराई है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो 14 से कम उम्र के बच्चों को हमें होटल, खेतों में या कहीं भी उस तरह से पैसा दे करके, मजदूरी दे करके नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या तो परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र कब रह जाता है? जब लोग नशा करते हैं। ये सभी तो नशा ही है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो ये होगा, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से। ऐसा इसलिए होता है कि नशा करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होने लगता है। यदि नियमित सेवन करिएगा नशा का, तो रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होने लगता है। जिस कारण कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। नेक्स्ट है लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के सुबह के समय, ग्रीष्मकाल के दिन में, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। तो लंदन धूम्र जो पाया जाता है वह शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। यह है क्या कि शीतकालीन सुबह में कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में, ये क्यों कहलाता है? तो इस तरह की स्थिति लंदन में 1952 में
1952 में 5 से 9 सितंबर तक उत्पन्न हुई थी। इसीलिए सांकेतिक रूप से लंदन धूम्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है ध्रुवीय बवंडर, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ये और बी दोनों, ये है और ये बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एक ध्रुवीय बवंडर। तो इसका सही आंसर हुआ ध्रुवीय बवंडर। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी। तो ये बार बार प्रश्न हम लोग देख रहे हैं क्या आता है। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, हम लोग इसको पढ़े थे पिछले कक्षा में भी कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में किसके कारण हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट के कारण। और यह कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी, ध्यान दीजिएगा यह पेस्टिसाइड कंपनी था, पेस्टिसाइड कंपनी में MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत से लोग मर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। घर बनाने में काम नहीं आती है। लोहा आता है, सीमेंट काम में आता है, पत्थर भी काम में आता है, स्कूटर काम में नहीं आता है। इसलिए सही आंसर जो होगा 4 होगा। स्कूटर जो है घर बनाने के काम में नहीं आता है। ये सब आपका देख रहे हैं कि भवन निर्माण सामग्री है, भवन निर्माण सामग्री। जबकि स्कूटर परिवहन का साधन है। स्कूटर क्या है, परिवहन का साधन है। तो घर बनाने के ये सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आने वाला है, वह स्कूटर है, क्योंकि यह एक परिवहन का साधन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चौथा। नेक्स्ट एक कॉमन सा प्रश्न है कि ऊन प्राप्त होती है भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से। दूसरा भेड़, ऊंट एवं आक के बालों से। तीसरा है ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से। चौथा है गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह दूसरा होगा, भेड़, ऊंट और आक। ये तीनों ही के बाल से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर कौन होगा, भेड़, ऊंट एवं आक। ये तीनों के बाल से हम लोग ऊन प्राप्त कर सकते हैं, ऊन की प्राप्ति होती है। तो सही आंसर जो होगा आपका होगा दूसरा। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। बंदर कहाँ रहता है तो हम लोग जानते हैं पेड़ पर, शेर तो गुफा में और चूहा तो बिल में।
तो सही आंसर कौन होगा? तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लिए कौन? तीसरा। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में कौन सा जैव अपघटय पदार्थ है? जैव अपघटय पदार्थ है पॉलीथीन, प्लास्टिक, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो जैव अपघटय पदार्थ कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। पॉलीथीन भी जैव अपघटय कहते किसको है, सो थोड़ा हम लोग देख लें। जैव अपघट्य। तो ये क्या होता है कि ये वैसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, आसानी से नष्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैव अपघटय। जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन नहीं नष्ट होता है, प्लास्टिक भी नहीं नष्ट होता है और शीशा भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा वो है चौथा। चौथा सही आंसर होगा कि ये सब तीनों में ना कोई भी नष्ट नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से या तो कहीं जैविक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। तो हम लोग समझ गए। ये ध्यान दीजिएगा जैव अपघटय किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है किससे? पेपर से, एस्बेस्टस से, टेक्सटाइल से या सिलिका से? तो इसका सही उत्तर जो है आपका श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है वह होता है टेक्सटाइल से। तो सही उत्तर तीसरा होगा। टेक्सटाइल कंपनी में जो लोग काम करते हैं, टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं। इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो मित्रों समझ गए श्वेत फेफड़ा कहाँ से होता है? तो टेक्सटाइल से होता है। इससे सांस के अंतर्गत छोटे छोटे रुई या तो कण फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। इसी को हम लोग श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो वो कौन सा है? NO, CO या CO2? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दूसरा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। CO से हम लोग क्या समझते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। तो गहन संलग्नता किनके साथ है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बड़े बड़े वाहनों से या तो किसी भी वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई? 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945
या 8 अगस्त 1945। सिर्फ आपका अगस्त में डेट का अंतर है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा। इतिहास में पहली बार जो दुर्घटना हुई वह 6 अगस्त 1945 को, और कहाँ हुई थी मालूम है? यह बहुत ही फेमस, बहुत ही खतरनाक था ये। तो इतिहास की पहली दुर्घटना जो हुई वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, और वो भी कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अमेरिका ने, और इसमें क्या हुआ था? अमेरिका ने जापान शहर के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बहुत ही खतरनाक। आज भी बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं तो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं। तो यह बहुत ही बड़ा त्रासदी था। और यह पहली परमाणु दुर्घटना 1945, 6 अगस्त 1945 को। देखिए, सिर्फ और सिर्फ डेट का अंतर है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका प्रश्न आ सकता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2.5%, 97.2%, 0.6%, 0.0%। तो इसमें अनुमान से लगा सकते हैं कि बस तीसरा 0.65%। तो आप इसका यही सटीक उत्तर है। समुद्र का जल जो है सो हम लोग क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होता है। तो समुद्र के जल की 0.65% ही पीने योग्य है। समुद्र के जल की मात्रा 0.65% जल ही पीने योग्य है। क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि BOD5 क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BOD5 क्या है? तो BOD5 तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सबों में देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये 5 का मतलब क्या होता है? 5 डेज, 5 आवर, 5 मंथ्स या 5 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा। BOD5 मतलब 5 डेज होता है। तो BOD5 क्या है? तो BOD5 जो है वह है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, दिन है, एक मापन है। यह क्या है? एक मापन है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन।
ये क्या होता है कि हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडल परत को पार नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती है और अवरक्त इंफ्रारेड जैसा व्यवहार करती है तथा इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसमें होता क्या है कि हरित गृह प्रभाव में वायुमंडल को सूर्य की किरणें वायुमंडल को पार नहीं कर पाती, वापस नहीं जा पाती है, तो क्या होगा कि वह पुनः किरणें पृथ्वी पर वापस आ जाती है। थोड़ा लिख देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडल परत को पार नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती है और अवरक्त किरण को कहते हैं इंफ्रारेड रे जैसा व्यवहार करती है। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। तो मित्रों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबा लें। तो इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो इस तरह का डालूंगा तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। और लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।